हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? जिंदगी बीत रही है बढ़िया से? अरे हाँ ना बोल भैया, बीत रहा है ना? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है ना? चलो बहुत सही। तो यार देखो, अभी तक हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे लेक्चर नंबर 8 और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? देखो लेक्चर नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ देखो मेन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, ये सब आएगा यहाँ पे। जो भी रिलेशन है वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसके पहले जिसने नहीं पढ़ा हुआ है इसके पीछे वाला लेक्चर भैया जाके पढ़ लो यार। एक तो तुम लोग को बार बार कहना होता पढ़ लो, कम से कम पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मन लगा के अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी देखो आज दिन है शनिवार, आज होनी चाहिए रात में पार्टी, तो रात में आज हम लोग पार्टी करेंगे इस पूरे कंसंट्रेशन टर्म को पढ़कर कि कैसे कौन सा सॉल्यूशन बनाया जाता है कि नहीं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो देखो मोलैरिटी, पहले बात करते हैं मोलैरिटी होता क्या है। तो मोलैरिटी क्या होता है बच्चा? देखो पूरा कंसंट्रेशन, जैसे मोलैरिटी ये सब जो भी पढ़ेंगे उसका मतलब ये है ना कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म या फिर मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है या मोल प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट और मोल। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। एक चीज याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि हमारे पास दो टर्म आएगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट आएगा। याद रखना, हम लोग अगर बी कहीं भी बी यूज किए, ठीक है, बी टर्म कहीं भी, जैसे डब्ल्यू बी हुआ, तो डब्ल्यू बी क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, हर जगह यही होगा। और डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब बस तुम्हें ये याद रखना है कि अगर हम बी टर्म यूज कर रहे हैं तो वो सॉल्यूट के लिए, और ए टर्म यूज कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, चलो देखो, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसी को लिख सकते हैं मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे एमएल में ले लेते हैं, चाहे लीटर में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, सॉल्व करते हैं तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, एमबी नीचे आ जाएगा, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एमएल इंटू एमबी भी है ना, तो एमबी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चा। इसका फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ये, मोलैरिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। ठीक है, जिसमें से डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एम बी क्या है? मैं लिख दे रहा हूं, कैपिटल एम बी है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और v क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा मोलैरिटी का? तो यूनिट होगा बच्चा मोल पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर होगा। या मोलैरिटी को ही याद रखना, कई बार हम लोग मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर। ठीक है ना, मोलर बोलने का मतलब ही समझ जाना कि वहां पे मोलैरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोलैरिटी का ये फॉर्मूला, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो फिजिकल में हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे,
जितना ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम यूरिया क्या हो गया तुम्हारा, WB, मास ऑफ सॉल्यूट 250। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो मोलर मास निकालते हैं NH2CONH2 का, NH2CONH2, तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। कितना हो जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मतलब मोलर मास MB कितना आ गया बच्चा, 60 आ गया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml, यही है ना। अब देखो सब कुछ तो गिवन है तो निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी WB कितना है, 25 इंटू 1000 अपॉन MB कितना है, 60 इंटू वॉल्यूम कितना है, 250 ml, ये हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा कितने टाइम्स में चला गया, 4 टाइम्स में, है ना। ठीक, और ये कितने बार में चला गया, 15 टाइम्स में। फिर करेंगे तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स में और ये चला जाएगा 5 टाइम्स में। तो मोलैरिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3। मतलब 5/3 का मतलब हो जाएगा 1.66 मोल पर लीटर। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा, मोलैरिटी आ जाएगा। समझ में आया। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है क्या, पहले वो समझ लिया करो, क्योंकि जब गिवन लिख लोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें निकालना क्या है। तब खुद अपने आप दिमाग में आने लगता है कि हाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे, कौन सा फॉर्मूला ना अप्लाई करे। ठीक है, तो जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले क्या करो, जो जो गिवन लिखा है वो लिखो, जो तुम्हें चाहिए वो लिखो, और उसके बाद वो जो तुम्हें चाहिए जो कैलकुलेट करना है वो किस फॉर्मूले से मिलेगा वो लिखो। खुद अपने आप समझ में आ जाएगा हाँ अब क्या करना है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, हम लोग बात करते हैं। एक टर्म आता है हमारे पास डाइल्यूशन लॉ। क्या आता है बच्चा, डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ का मतलब समझो, जैसे मान लो हमने ये क्या किया, सॉल्यूशन लिया, ध्यान समझना बिल्कुल। इस सॉल्यूशन ये कितने ml का है, 100 ml का है। कितने ml का है, ध्यान समझना बिल्कुल, 100 ml का है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, इस 100 ml में हमने 20 ग्राम NaCl को डिजोल्व कर दिया। 100 ml में 20 ग्राम NaCl डिजोल्व कर दिया, एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। अब उसका कुछ ना कुछ तो मोलैरिटी होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन करेंगे, मान लो डाइल्यूशन में हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, हमने वाटर को क्या किया, ऐड किया। कितना कर दिया, 200 ml वाटर ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में। 100 ml के सॉल्यूशन में 200 ml क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अब ये बताओ जरा सा, जब हमने 200 ml ऐड किया तो ये पूरा सॉल्यूशन कितने ml का हो गया, 300 ml का हो गया। अरे हाँ ना बोल भैया, 300 ml हुआ ना। ये बताओ 300 ml हो गया, लेकिन इसमें जो NaCl था हमने कितना लिया था, 20 ग्राम। क्या वो अभी भी 20 ग्राम होगा कि बढ़ गया होगा। हमने यहाँ पे 20 ग्राम डिजोल्व किया, फिर 100 ml वाटर में, फिर हमने क्या किया, 200 ml वाटर और ऐड कर दिया, तो 200 और 100 मिलकर कितना हो गया, 300 ml। लेकिन इसमें NaCl अभी भी कितना होगा, 20 ग्राम ही होगा ना, क्योंकि हमने NaCl तो ऐड किया नहीं है। तो NaCl अभी भी तुम्हारा कितना है, 20 ग्राम है। तो मतलब समझो इसका कि
यहां पे 20 ग्राम हमने लिया NaCl, यहां पे भी 20 ग्राम, तो मतलब सॉल्यूट के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर या मास ऑफ सॉल्यूट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ किसके ऊपर चेंज हुआ, यहां पे मोलैरिटी अलग हो जाएगा, यहां पे मोलैरिटी अलग हो जाएगा, है कि नहीं, मोल तो सेम रहेगा ना। तो इसी वजह से दो कंडीशन मान के चलेंगे हम लोग, समझो। मान लेते हैं एक कंडीशन है कि कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी M1 है, उसका मोल N1 मतलब N ही रहेगा, क्योंकि उसके डाइल्यूट करेंगे तो उसके अमाउंट के ऊपर तो चेंज होगा नहीं। अपन वॉल्यूम क्या होगा, मान लेते हैं V1 होगा उस समय, उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो उस समय कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा M2, मोल तो उतना ही रहेगा इसकी तरह, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो अब देखो N इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 V1, और यहां पे N इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 V2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये हमारा डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा। कब डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला ये होगा, जब हमारा सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, सेम सॉल्यूट रहेगा, तब हमारा ये केस है। अगर सॉल्यूट चेंज हो गया तब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। M1 V1 क्या है, ये तुम्हारा है बिफोर डाइल्यूशन, ये क्या है बिफोर डाइल्यूशन, और M2 V2 कब है बच्चा, आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर है, याद रखना इसका फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। इस पे भी आओ क्वेश्चन करते हैं हम लोग जरा सा। क्वेश्चन देखो दिया है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन 250 ml सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 5 मोलर, कैपिटल M का मतलब मोलर होता है, मोलैरिटी, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकम व्हेन 100 ml वाटर एडेड। तो फिर पूछा क्या होगा नया कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जब उसमें हम 100 ml वाटर को ऐड कर देते हैं। दो कंडीशन बना, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन 250 ml, तो ये V1 कितना हो जाएगा 250 ml हैविंग कंसंट्रेशन 5 मोलर, M1 कितना हो जाएगा 5 मोलर। तो क्या बोला है व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन, ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब M2 क्या होगा, कब, जब हम उसमें 100 ml वाटर और ऐड कर देंगे। तो ये बताओ जब 100 ml वाटर और ऐड करेंगे तो 250 प्लस 100 कितना हो जाएगा 350 ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या है M1 V1 इक्वल टू M2 V2, M1 कितना है 5 इंटू 250 इक्वल टू M2 निकालना है इंटू 350, ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 ये कितने बार में चला जाएगा 7 बार में चला जाएगा। तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/7, तो इक्वल टू 3.55 मोलर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये चीज याद रखना, जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो हमेशा मोलैरिटी कम होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा कम। जैसे समझो कि अगर हमने 100 ml में 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व करके एक शुगर सॉल्यूशन बना दिया है, तो उसका उस समय जो स्वीटनेस होगी, मिठासपन होगा, वो कुछ अलग होगा। अब हमने क्या किया, शुगर उतना ही है उस सॉल्यूशन में, अब उसमें हम और पानी डाल दे रहे हैं, क्या डाल दे रहे हैं और पानी डाल देंगे, तो ये बताओ उसका जो स्वीटनेस मिठासपन है वो क्या होगा, कम होने लगेगा कि नहीं। अब कम होने का मतलब उसका कंसंट्रेशन कम होने लगा है, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने पे हमेशा कंसंट्रेशन क्या होगा, कम ही होगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन और दिया है कि 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, देन व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बोला है कि 5 मोलर सॉल्यूशन है जिसको डाइल्यूट किया गया है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स किया गया है, तो क्या होगा नया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। समझो मान लेते हैं M1 कितना है 5 है, ठीक है, और V1 वॉल्यूम कितना होगा, मान लेते हैं V होगा, मान के चलते हैं। फिर बोला है कि नया कंसंट्रेशन क्या होगा M2, जब सॉल्यूशन को कितने टाइम्स डाइल्यूट किया गया 10 टाइम्स, मतलब कि 10 टाइम्स ऑफ V1 हो गया होगा, तो V2 इक्वल 10 टाइम्स ऑफ V1 का मतलब 10 इंटू V हो जाएगा, पुट कर लो। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2,
M1 हो गया 5 इंटू वी इक्वल टू M2 इंटू 10V। तो V से V चला गया तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/10 1/2। तो M2 इक्वल टू कितना आ गया 0.5 मोलर। समझ में आया क्या हो जाएगा M2 इक्वल टू 0.5 मोलर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक क्वेश्चन ये हो गया। देखो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना बच्चा, वो साफ साफ बोल देना कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए, कमेंट कर दो तुरंत। ठीक है ना, अपलोड हुआ नहीं समझ में आया कि सर हमें ये नहीं समझा, उनको समझा दीजिए दोबारा, तो वो क्या होगा तुम्हारा, तुमको दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और देख लो, एक फॉर्मूला और। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप्स या मॉडिफाइड डाइल्यूशन लॉ हम लोग जिसे बोलते हैं, मॉडिफाइड डाइल्यूशन लॉ, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मॉडिफाइड डाइल्यूशन लॉ है क्या बच्चा, ये तुम्हारा जब दो अलग अलग सॉल्यूट आने लगे, दो अलग अलग सॉल्यूशन हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला बस यही है, M1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। ये हो जाएगा। N1 N2 क्या है कि कितना मोल जरूरत पड़ रहा है किसी को किसी चीज के लिए, वो N1 N2 है। क्वेश्चन करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, बस इसको फॉर्मूला याद रखना। ये मॉडिफाइड डाइल्यूशन लॉ है, और ये कब अप्लाई होगा, जब दो अलग अलग सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, एक में सॉल्यूट अलग हो, दूसरे में सॉल्यूट अलग हो। ठीक है, जैसे बात करते हैं, आ जाओ, जैसे ये है what volume of 0.1 molar H2SO4 is required to neutralize 25 ml of 0.2 molar sodium hydroxide। मतलब कि मोलैरिटी एक मान लेते हैं M1 दिया हुआ है तुम्हें 0.1, कितना H2SO4 चाहिए, मतलब V1 तुम्हें कितना चाहिए, N1 कितना होगा अभी मैं लिखूंगा, M2 कितना है 0.2, बोला कि 0.2 मोलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, वॉल्यूम कितना है 25 ml, N2 कितना होगा मैं लिख रहा हूं। जब न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि H2SO4 के लिए कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, कितना मोल। N1 का बेसिकली मतलब यहाँ पे है ना, समझ लो, ये N1 N2 क्या है, मोल है, क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट बेसिकली बोल सकते हैं, कि कितना मोल ऑफ कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो अब कितना चाहिए उसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो रिएक्शन लिखते हैं, तो H2SO4 को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस H2O, ये मिलेगा, दिख रहा है ना। हाँ, तो अब बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने पे ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2, मतलब एक मोल के लिए 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ध्यान समझो, एक मतलब कि एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम लोग M1 माने तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगा और N2 की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो फार्मूला अप्लाई कर लो, तो M1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। चाहे तो नॉर्मेलिटी के भी टर्म में कर सकते हो, बट नॉर्मेलिटी अभी नहीं हम लोग पढ़े, तो इसको अभी इसी के टर्म में करेंगे। तो M1 हो गया 0.1 इंटू वॉल्यूम निकालना है V1, N1 1 हो गया, M2 कितना है 0.2 इंटू 25 अपॉन 2। ठीक है, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 इधर आएगा, तो 0.2 इंटू 25 अपॉन 0.1 इंटू 2, ये 2 बार में गया, ये इससे चला गया, तो वॉल्यूम कितना चाहिए 25 ml ही चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दे रहा है ना, इसलिए 25 ml हमें कितना चाहिए, H2SO4 का कितना ml चाहिए 25 ml चाहिए। समझ में आया, ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है 30 ml of HCl react completely with 20 ml of 1.5 molar barium hydroxide, find the molecularity of HCl। वही सेम चीज है, देखो पहले लिख लो HCl का लिए मोलैरिटी ऑफ HCl चाहिए, मतलब M1 चाहिए हमें,
HCl के लिए कितना वॉल्यूम है 30, N1 अभी हम लोग निकाल लेंगे, M2 कितना दिया हुआ है बैरियम हाइड्रोक्साइड का 1.5, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 और N2 अभी निकाल लेते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। तो जब HCl को बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, BaCl2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो मतलब तो यहां पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 मोल बैरियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 मोल HCl चाहिए, तो ये हमने HCl के लिए लिया है, HCl के लिए ये है और बैरियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमने ये लिया हुआ है। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल और HCl का 2 मोल चाहिए, यही ना। तो देखो M1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2 पुट कर दो। M1 चाहिए ही, वॉल्यूम कितना है 30 अपॉन 2 इक्वल टू 1.5 इंटू 20 अपॉन 1, तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 20 अपॉन 30, तो 3 इंटू 20 अपॉन 30, इससे ये चला गया, तो M2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमें HCl का कितना चाहिए 2 मोलर चाहिए, कितना मोलर 2 मोलर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी बात करते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल टू N, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, इसको WB से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं किसको क्या क्या लिखता हूं, मैं पहले वो लिख दे रहा हूं, फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको MB से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन N फैक्टर, ठीक है। इतनी चीजें हैं। तो अब देखो इन सबको यहां पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे तो देखो तो होगा क्या, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह WB अपॉन E पुट कर सकते हैं, WB अपॉन E अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको मैं कर दे रहा हूं वॉल्यूम ml में अपॉन 1000 हो जाएगा। तो फिर नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, WB इंटू 1000 अपॉन ये इक्विवेलेंट वेट नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अभी बताओ इक्विवेलेंट वेट की जगह मोल MB अपॉन N फैक्टर लिख सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा MB अपॉन N फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। अब ये N फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन
mb इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू n फैक्टर। ठीक है, अब ये बताओ जरा सा, जो ये टर्म है W इंटू 1000 अपॉन mb इंटू वॉल्यूम इन ml, इसी को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं ना। तो इसी वजह से नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब हमें जब भी नॉर्मेलिटी निकालना होगा तो हमें ये इतना लंबा चौड़ा नहीं यूज करना है, हम उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालेंगे, उसमें n फैक्टर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलैरिटी निकाल के n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, यूनिट क्या होगा? इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि सर ये n फैक्टर क्या है, तो n फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। n फैक्टर, तो देखो n फैक्टर एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होगा और सॉल्ट के लिए अलग होगा। ठीक है, एसिड के लिए क्या होगा? जो n फैक्टर होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन के, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब H प्लस के इक्वल होगा। n फैक्टर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस के इक्वल होगा। ठीक है, अब जैसे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल HCl है, तो HCl क्या देगा? H प्लस Cl माइनस, तो यहां पे n की वैल्यू कितना होगा? 1। H2SO4 है, तो ये क्या देगा? ट्वाइस ऑफ H प्लस SO4 माइनस 2, तो n की वैल्यू क्या होगा? 2। H3PO4 है, ये टूटेगा तो क्या देगा? थ्राइस ऑफ H प्लस PO4 माइनस 3, तो n की वैल्यू क्या देगा? 3 देगा। ठीक है, अब तुम्हें जैसे मान लो HNO3 है, चलो HNO3 तो पता चल गया, तुम्हें 3 का बताना है। H3PO3, H3PO2 और H3BO3, ये 3 है। इसका मैं बता दे रहा हूं कितना होता है, लेकिन क्यों होता है तुम लोग कमेंट करके बताओगे। H3PO3 का कितना होता है? 2 होता है n फैक्टर। H3PO2 का कितना होता है? 1 होता है। और H3BO3 का भी कितना होता है? 1 होता है। इन तीनों का देखो हाइड्रोजन दिख रहा है अलग है, लेकिन n फैक्टर अलग है। तो इन तीनों का तुम्हें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन इसके पास 3 है लेकिन निकल रहा है 2, इसके पास भी 3 निकल रहा है 1, इसके पास भी 3 निकल रहा है 1, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आंसर कौन बताएगा? तुम लोग बताओगे मुझे, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी, लेट लतीफ नहीं। ठीक है, तो कोई भी एसिड का n फैक्टर क्या हो जाएगा? जितना H प्लस n वो रिलीज करेगा उसी का वो क्या हो जाएगा? n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज आप बेस की बात करते हैं। तो बेस के लिए क्या हो जाएगा? जो बेस के लिए होगा, बेस के लिए जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन के। जितना OH माइनस आयन उतना n फैक्टर। जैसे NaOH है तो इसके लिए n की वैल्यू 1, CaOH का होल ट्वाइस, कितने OH है? 2, तो n की वैल्यू 2, AlOH का होल थ्राइस, कितने हैं? 3, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा किसके लिए? बेस के लिए। आगे बढ़ते हैं सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा? n फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज आइदर केटायन और एनायन। या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेंगे या सिर्फ नेगेटिव, दोनों नहीं, या तो सिर्फ पॉजिटिव वाला चार्ज लेंगे या तो सिर्फ नेगेटिव, वो भी उसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसका साइन नहीं लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो NaCl है,
अभी टूटेगा तो Na प्लस Cl माइनस, तो N की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। मान लो CaCl2 है, टूटेगा तो Ca प्लस 2 ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, तो N की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लो Al2O3 है, इसको तोड़ेंगे तो Al प्लस 3O माइनस 2। अभी देखो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे चार्ज, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, प्लस माइनस देखो बराबर हो गया, प्लस 6 माइनस 6, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर है। चलो बढ़िया, तो ये हमारा इस तरीके से हम N फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? N फैक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चा? स्ट्रेंथ भी तुम्हारा एक तरीके से कंसंट्रेशन ही है। स्ट्रेंथ में क्या होगा कि मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट का मास पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग कुछ भी समझ सकते, हमको पता है तुम लोग का। तो अब देखो, तो ये हो गया स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ का? तो स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लीटर में, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ सॉलिड को देखो डब्ल्यू भी तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, है कि नहीं। चलो आ जाओ आगे। तो स्ट्रेंथ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है। ये मेन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको भी मोलैरिटी के टर्म में लिखेंगे। ये बताओ, इसी स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में W भी है, ठीक है, 1000 भी है, ये भी ठीक है, वॉल्यूम है ml में, ये भी ठीक है। इसी में अगर मैं MB से डिवाइड और MB से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ ना बोल भैया, अरे बता भाई, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ, ये क्या बन गया? इसी प्राणी को तो हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलैरिटी के टर्म में? स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ग्राम पर लीटर हो गया। तो अब देखो, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हो गया चाहे स्ट्रेंथ हो गया, हम लोग मोलैरिटी की मदद से निकाल सकते हैं। तो जब भी हमें नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ पूछेगा तो हम क्या करेंगे? हमेशा हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे? मोलैरिटी, फिर उसके मदद से, फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। रुक जाओ यार, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए ना। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन दिया है नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी हमें निकालना है सॉल्यूशन का, इन विच 49 ग्राम H2SO4 इन 500 ml वाटर। 49 ग्राम H2SO4 मतलब 40 WB कितना है? 49। वॉल्यूम ml में कितना है? 500 ml। H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 98 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या है? MB है, तो मोलैरिटी निकल जाएगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन
ml। अरे हाँ ना भैया बोल, यही होता है ना, ठीक। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे तो W भी कितना है 49 इंटू 1000 अपॉन MB कितना है 98 इंटू 500 हो गया। इससे देखो ये काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इससे ये पूरा कट जाएगा। तो मोलैरिटी जो है हमारा वो कितना आया 1 मोल पर लीटर। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1 मोल पर लीटर। क्लियर हुआ ना। चलो आ जाओ नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो मोलैरिटी कितना आया भैया 1 इंटू H2SO4 टूटेगा किसमें ट्वाइस ऑफ H प्लस SO4 माइनस 2। तो n की वैल्यू कितना हुआ भैया 2 हुआ ना। तो 2 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा नॉर्मेलिटी 2 इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मेलिटी आ गया। कोई दिक्कत शिकायत कोई नहीं ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट निकालते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए तो भी हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी कितना था यही है मोलैरिटी 1, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया 98। तो स्ट्रेंथ क्या आ गया मेरा बच्चा स्ट्रेंथ आ जाएगा 98 ग्राम पर लीटर। क्लियर है बताओ। ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस पे कोई दिक्कत परेशानी कोई भी परेशानी तो बोल दो। चलो ठीक है ये हो गया आगे बढ़ा जाए। चलो ये है इसको छोड़ दो अभी इसको। चलो तो ये क्या हो गया हमारा ये लेक्चर हुआ हमारा समाप्त यहाँ पे। ठीक है तो इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी अरे हाँ ना बोलो पक्का। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यार यहाँ पे मैंने क्या कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हुए हैं जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है देखो कराने को मैं यहाँ पे जेईई मेंस एडवांस के भी क्वेश्चन करा दूं। अब मैं तुरंत करा दूंगा तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए जिससे कि तुम कैप्चर कर पाओ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए उसके बाद तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। क्योंकि जब तुम अप्रोच कर पाओगे फिर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सीधे अपने आप क्या होगा सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब जो नहीं आएगा उसके लिए तो मैं जिंदा हूं ही है कि नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक हूं जब तक नहीं रहेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा किसी कभी नर्क में मिला जाएगा क्योंकि स्वर्ग में जाने लायक तो हरकत है नहीं हम लोग की है कि नहीं। तो कहाँ मिला जाएगा नर्क में मिला जाएगा। ठीक है चलो तो आज का किया जाए बच्चा सेवा समाप्त। कल मिला जाए फिर से अगले लेक्चर के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोग का देखने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए।